हेलो गाइस, गुड इवनिंग। किरण भारद्वाज का आपको प्यार भरा नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज के लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। कल की अगर हम बात करें तो कल एक पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस रह गया था। वो वीडियो क्या है, क्लोज होगी सी, बट मुझे आशा है कि आप सभी ने कर लिया होगा क्योंकि ऊपर वाले जो सेंटेंसेस थे वो मैंने डिफाइन कर लिए थे। आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। आपका एक्चुअल में बिल्कुल करेक्ट था, क्लियर था, वो खत्म था एटलीस्ट। उसके सिर्फ जो बनाने को रह रहे थे वो नेगेटिव थे और नेगेटिव इंटेरोगेटिव थे, और मे भी आप वो खुद ही कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इतनी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था। आपको वॉज वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है। जहां पे इंटेरोगेटिव बनाएंगे वहां पे आपको वॉज वर्ब पहले लेके आना है, और जहां नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा वहां पे वॉज वर्ब सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट का यूज करना है। सेम जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी पढ़ा था। तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा डिफाइन करने की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिगार्डिंग आप पढ़ रहे हो तो ये तो बिल्कुल लो लेवल की बात है। नेगेटिव बनाना, इंटेरोगेटिव बनाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर मैं आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव करना सिखा रही हूँ, तो ये तो आपको आ ही गया होगा सभी को, ठीक है। आज मैं बात करूं तो आज फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं। इसमें ज्यादा वर्क नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूअस के रिगार्डिंग आपको सिर्फ रूल पता होना चाहिए, प्लस आपके जो आगे मॉडल्स वगैरह रहते हैं वो मैं उसके बारे में बताती हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो मॉडल्स जितने भी रहते हैं वो सारे के सारे आपके कौन से लेते हैं, अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी बात करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस के रिगार्डिंग ये सेक्शन शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का कल खत्म हो गया था, उतना ही मेन उसका रहना है, ठीक है। आज बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ रूल देखना है आपने। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे। कंटिन्यूअस मैंने आपको बोला कि उसी में ये यूज होता है जो कंटिन्यू एक्शन लगातार हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग यूज होता है। तो फ्यूचर में, आने वाले समय में जो आपके पास एक्शंस कंटिन्यू रहने हैं उनके लिए जो आपका टेंस यूज होगा उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपके पास विल और शेल रहना है। क्या रहना है? विल और शेल। कैसे रहेगा इसका रूल? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी, बी ई, बी प्लस V1 के साथ ING। आप इसको V4 भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस इसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, रफीली थोड़ा सा बता देती हूँ कि जहां पे हम विल और शैल की बात करते हैं तो ये दोनों भी कौन सी कैटेगरीज में आ जाते हैं? मॉडल्स की। ये भी मॉडल्स की कैटेगरीज में आ जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मॉडल्स की बात करते हैं तो मॉडल्स अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। अब यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस है और कंटिन्यूअस जहां पे भी होता है वहां पे ING वाली फॉर्म आती है। अगर ING वाली फॉर्म आती है तो यहाँ पे मॉडल्स के बाद ये ING वाली फॉर्म कैसे आई? मैंने आपको एक बार बताया था हेल्पिंग वर्ब के रिगार्डिंग, जहां पे चैप्टर कराया था बी वाला। मैंने एक सेक्शन आपको बताया था कि बी की अगर बात करें तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास सारी की सारी फॉर्म आ जाती है। इज, एम, आर हो गया, वॉज, वर, ये सारी की सारी आगे बी की फॉर्म होती है। मेन फॉर्म इसकी जो रहती है वो बी रहती है, ठीक है। अगर ये बी की फॉर्म है, सारी की सारी जितनी भी बी की फॉर्म रहनी है, इनके बाद ING वाली फॉर्म आती है जब टेंस की बात करते हैं। और जब हम आगे एक्टिव पैसिव में जाते हैं तो इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म रहती है, कोई सा भी टेंस है, वो आप सभी को भी पता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता है तो ये जो आपका यहाँ पे बी है इसके बाद भी ING वाली फॉर्म आती है। यही रीजन है कि यहाँ पे बी का यूज किया जाता है, क्योंकि
क्योंकि बिल और शेल की जहां बात करेंगे ये मोडाल्स है, और मोडाल्स अपने बाद आईएनजी वाली फॉर्म लेते नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो बिल और शेल के बाद कहाँ आएगी, जरा भी नहीं आएगी। अगर ये फॉर्म नहीं आएगी तो यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा, फिर से क्या आ जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ जाएंगे, और यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है तो आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। अगर आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है तो बिल और शेल के बाद हमें कोई ऐसी फॉर्म लेनी पड़ेगी जो कि अपने बाद आईएनजी वाली फॉर्म लेते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे बी की फॉर्म ली है, क्योंकि बी अपने बाद आईएनजी वाली फॉर्म लेते हैं। और यहाँ से शेल और विल की बात करेंगे तो ये अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि बी कौन सी फॉर्म है तो आपको पता है कि बी भी हमारी कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये अपने बाद जो मोडाल्स है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। टेंस कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे यहाँ कौन सी फॉर्म आनी है, फोर्थ फॉर्म आनी है, आईएनजी वाली फॉर्म आनी है। अगर आईएनजी वाली फॉर्म आनी है तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई ऐसी फॉर्म लेनी पड़ेगी जो अपने बाद कौन सी फॉर्म लेते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म लेते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे बी को लिया। और ये बिल और शेल मोडाल्स है, ये अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, और बी की अगर बात करें तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरी मैं आपसे बात करूं, दूसरी कि जब एक ही सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, एक ही सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब दो आ जाती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है नेगेटिव बनाने में। तो आपको याद रखना है कि जिस भी टेंस में आपके पास, जिस भी सेंटेंस में आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उन दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में जब भी आप सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो उन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में आप किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। किस तरह से करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तो सिंपल के एग्जाम्पल देती हूँ आपको। सिंपल के एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे कि शी विल बी कमिंग टू मीट मी टुमारो, ये वाला, ये सिंपल सेंटेंस बना। सेकंड लेते हैं, दे विल बी रीडिंग देयर बुक एट दिस टाइम टुमारो। और थर्ड एग्जाम्पल, सिंपल सेंटेंस में ही थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लिखेंगे आई शैल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। फोर्थ एग्जाम्पल, वैसे ये 3 काफी है, इतनी ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। आपको देखना है बिल है, बिल है, बिल, आई के साथ शैल लगता है, वी के साथ भी शैल लगता है। यहाँ पे इन सभी के बाद बी वाली फॉर्म आई है जिसके कारण आगे हम आईएनजी वाली फॉर्म ले पा रहे हैं। अगर ये बी यहाँ से हटा दिया जाए तो ये जो हमारे पास मोडाल्स लगे हैं इनके बाद आईएनजी वाली फॉर्म यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रूल है कि मोडाल्स जितने भी है वो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म फोर्थ फॉर्म होती है, नहीं ले सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पे बी का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, ये था सिंपल सेंटेंस के रिगार्डिंग रूल। अब नेगेटिव के रिगार्डिंग भी मैं यहीं पे समझा देती हूँ आपको कि नेगेटिव में एक सेंटेंस में जब दो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, ये मोडाल्स भी एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। ठीक है, तो एक हेल्पिंग वर्ब ये है, एक हेल्पिंग वर्ब ये है। जब भी हम हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो वहां पे आपके पास जो यूज नॉट होता है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब 2 है
अगर हेल्पिंग वर्ब दो है तो आप नॉट का यूज कहां जैसे करेंगे, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि दोनों हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे या दोनों हेल्पिंग वर्ब से पहले करेंगे या बीच में करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप नॉट का यूज दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में करेंगे। जिस भी सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब आती है वहां पे जो नॉट का यूज है वो दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में किया जाता है। तो यहाँ पे रूल की मैं बात करूं तो रूल में आपको याद रखना है सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस नॉट और बी इसके बाद आ जाएगा प्लस बी फोर्थ में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव की बात करेंगे कि इंटेरोगेटिव तब बना लेते थे जब हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब थी। अब दो है तो कौन सी इंटेरोगेटिव बनाने के लिए बाहर निकाले और कौन सी अपनी जगह बनी रहेगी। तो इंटेरोगेटिव के लिए सेम बिल और शेल आपका बाहर आ जाता है। सबसे पहले आपके पास बिल और शेल आएगा, दोनों मत डाल देना। इसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा प्लस बी अपनी ही जगह पर बना रहता है, नहीं हिलेगा भी, ठीक है। प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में आपके पास साइन ऑफ इंटेरोगेशन रहता है। और जब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव की, तो फिर से सेम आपके पास बिल और शेल बाहर आ जाता है प्लस सब्जेक्ट और इसके बाद आप नॉट का यूज करेंगे। इसके बाद बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन रहना है। ये है आपके पास कुछ बेसिक सी फॉर्मेशन जो आपकी रूल की फॉर्मेशन रहती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की रिगार्डिंग ये है। बाकी इसका ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था अभी तक, पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था किस किस टाइप के होते हैं। फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपकी पहले क्लासेस हो चुके हैं उनको देखना जरूरी है। अभी देखना जब प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाएंगे तो वहां पे फिर से आपको जरूरत पड़नी है पास्ट इंडेफिनिट की। तो जिसको पास्ट इंडेफिनिट का पता ही नहीं होगा प्रेजेंट परफेक्ट कैसे कर लेगा, नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आप क्लासेस को सीक्वेंस वाइज देखना शुरू करें, स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नहीं हो सकता कि आपको सफलता की सीढ़ी में जाना है और सबसे पहले आप पर्सनल इंटरव्यू देने चले जाओ, नहीं। सबसे पहले तो आपके पास अगर किसी चीज के रिगार्डिंग फिजिकल रहता है वो क्लियर करना है, फिर रिटर्न रहता है, फिर आपका पर्सनल रहता है, फिर उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहती है। तो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी को चढ़ा जाता है। अगर आप सोचेंगे कि पहली सीढ़ी से डायरेक्ट लास्ट वाली सीढ़ी में चली जाती हूँ, जंप मारेंगे, तो नेचुरल सी बात है या तो पांव टूटेगा, टांग टूटेगी, बाजू टूटेगी, जान को भी खतरा हो सकता है। तो कोई भी आपको काम करना है उसको सिरे से शुरू नहीं करते, उसको नीचे से लो लेवल से शुरू किया जाता है, तब जाके आप हाई लेवल में पहुंच सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्लासेस को स्टार्टिंग से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को मैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव कर देती हूँ। जैसे आपके पास यहाँ पे है शी विल और इन दोनों के बीच में आपके पास क्या आएगा, नॉट। ये आगे नेगेटिव बन गया। बिल और यहाँ पे बी है, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव बन गया, काम खत्म। यहाँ पे शेल के और बी के बीच में भी क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा और सेंटेंस आपका नेगेटिव बन गया। अब अगर इंटेरोगेटिव की बात करते हैं कि इंटेरोगेटिव किस तरह बनाएंगे, तो आपको पता है कि बाहर क्या आना है, शेल और विल। इसका विल इधर कर दो, बिल, इसका विल इधर कर दो, इनका शेल इधर कर दो और यहां से इनको रिमूव कर दो। ए देखो आपके इंटेरोगेटिव बन गए। लास्ट में आपको क्या करना है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन डालना है इस टाइप से। ये आपके सेंटेंस इंटेरोगेटिव में चले गए। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव अगर आपको बनाना है तो किस तरह बनाएंगे। अब ये आपका बाहर आगे बिल और शेल आपके बाहर आ जाने हैं। सब्जेक्ट के बाद आपके पास नॉट लगना है, नॉट। सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो गया। ये था आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके रिगार्डिंग तो किसी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बस आपको पता इतना सा होना चाहिए कि बिल और शेल अपने बाद क्या नहीं लेते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं लेते हैं। तो आपको इसकी फॉर्मेशन के लिए बी की जरूरत पड़ती है, जो बी आपका बी होता है उसकी जरूरत पड़ती है। इसके बाद आप आगे यूज कर सकते हैं आईएनजी वाली फॉर्म, क्योंकि बी आपकी हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। मोडाल्स को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल गई और कंटिन्यूअस को आईएनजी वाली फॉर्म मिल गई। इतना सा काम आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग रहता है। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस आपका खत्म हुआ इधर ही।
अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको दोनों कान खुलकर सुनना, ठीक है। दोनों आंखें भी खोलना, कान भी खोलना। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स आपके इसके पास रहने वाले हैं, इसे आप प्लीज बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है कि सबसे पहले सुनना है कि मैं बोल क्या रही हूँ, सबसे पहले रूल को समझना है, उसके बाद जो भी आपके आगे एग्जाम्पल होते हैं, जहां तक मेरा आइडिया है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। जो क्लासेस को पूरा देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं उनको तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहनी है, या फिर ऑलरेडी उनको ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी उनको आता हो, ठीक है। और जिनको आता है ना, वो एक बार जो मैं एग्जाम्पल देती हूँ उनको छोड़ देती हूँ कि एक बार इसको वीडियो को स्टॉप करके फिर सॉल्व करें, उनको सॉल्व कर लिया करो। अगर हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होते हैं तो प्लीज आप भी क्लास को जरूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट टेंस जो आपके पास रहना है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम बात करेंगे इस वाले टेंस की, और ये है भाई मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस, ठीक है। कंटिन्यूअस के रिगार्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब को पढ़ा था, बी को पढ़ा था, ठीक है। बी की आगे जो फॉर्म थी उनको आपने पढ़ा था। अब परफेक्ट में आ जाते हैं, तो परफेक्ट में जब आप आ जाते हैं तो वहां पे आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव रहती है, ठीक है। पहली फॉर्म इसकी हैव है, सेकंड फॉर्म हैड है, थर्ड फॉर्म हैड है, फोर्थ फॉर्म हैविंग है, और फिफ्थ फॉर्म इसकी हैज रहती है। एक बार लिख देती हूँ कि यहाँ पे जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है वो कौन सी है, तो उसको सबसे पहले हम बोलेंगे हैव। और हैव की अगर बात करें, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट आपके पास इसकी जो सेकंड फॉर्म रहनी है, इसका नाम हैड है, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म की बात करेंगे, वो भी इसकी हैड ही रहती है। फोर्थ फॉर्म की अगर बात करेंगे तो हैविंग आती है, HAVING। और फिफ्थ फॉर्म की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर रहती है, हैज रहती है, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज को आपने, कि आगे हम जो परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग ये वाली हेल्पिंग वर्ब आपको आने वाली है। जहां पे भी आपको इनमें से ये वाली फॉर्म, जहां पे भी है वाली फॉर्म आपको देखने को मिले, याद रखना कि इनके बाद हमेशा हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी आती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे आपका पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, कौन सी फॉर्म आनी है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहनी है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं टेंस के रिगार्डिंग, मैंने बोला कि जैसे टाइप 2 का एग्जाम रहता है, जेबीटी एंट्रांस, बीएड एंट्रांस वगैरह रहते हैं, तो इनके लिए क्या है, कभी डायरेक्ट टेंस पूछा जाता है कि ये वाला सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल फॉर्मेशन कौन से टेंस की कैसी होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसके रिगार्डिंग जो आपके पास रूल रहने वाला है। रूल, तो रूल आपके पास है, सब्जेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, आई भी इसी के साथ यूज होता है, ठीक है। आई के साथ भी हैव ही यूज होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स है वो वाले यूज रहने वाले। क्लियर है इतना? ठीक है। अब इसके एक आधे एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम बोलेंगे, जैसे आप बोलते हैं कि आई हैव डन माई वर्क। सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास है, शी हैज रीड हर लेसन। फोर्थ एग्जाम्पल, दे हैव gone to Shimla from here। और थर्ड एग्जाम्पल था, फोर्थ की अगर बात करेंगे तो लिखेंगे वी हैव won the मैच।
आपने देखा आई प्लूरल है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। हैव अगर आ गया है तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली है। ये जो पीछे का रहता है इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट का भी बताया है, सब्जेक्ट का भी बताया स्टार्टिंग में। ऑब्जेक्ट कौन कौन से वर्ड रह सकते हैं और सब्जेक्ट आपका कौन कौन से वर्ड रह सकते हैं। नेक्स्ट शी आपका सिंगुलर है इसलिए हैज आया है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, रीड पढ़ने को अलग अलग होती है, स्पेलिंग यही होती है। दे आपका प्लूरल है इसलिए हैव आया है। उसके बाद गो की थर्ड फॉर्म आपकी गॉन बन गई है, ठीक है। वी आपका प्लूरल है इसलिए हैव आया है और विन की थर्ड फॉर्म आपके पास वॉन बन गई है। ये तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन रहती है आपके पास, बेसिक सी फॉर्मेशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और आगे हम बात करते हैं कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रहता है वो आपको ध्यान रखना है। वैसे तो मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रिगार्डिंग भी बता दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे भी डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ का ये मेन पॉइंट है और एक इसका नेक्स्ट स्टेप है। ये दो स्टेप आपको याद रखना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। चलो जी वो वाला स्टेप आपको बताती हूँ। आपको याद आ रहा होगा कि मैंने एक चीज बताई थी आपको क्लास के रिगार्डिंग कि मैं क्लास देने गई और सर उस टाइम क्लास में थे तो मैं वहां पे थी। तो आपको वो वाला याद रखना है। वो किस में आना है, वो भी आपका इस वाले सेंटेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में आता है। इसको या तो आप टाइमलाइन रूल कह सकते हैं, फिर आपको जो भी कहना है याद रखना है कंसेप्ट। ये नहीं है कि इसका रूल ही हो, तो बस कंसेप्ट याद होना चाहिए दिमाग में। नाम आप कुछ भी दे दो कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम टाइम लाइन बना देते हैं, टाइम लाइन। टाइम लाइन जो टाइम लाइन में है वो आपके पास दो टेंस यूज होते हैं। एक जगह पास्ट इंडेफिनिट होता है और नेक्स्ट जगह आपका पास्ट परफेक्ट यूज होता है। कौन सी जगह पास्ट इंडेफिनिट होता है, कौन सी जगह पास्ट परफेक्ट होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपको खाली समझना है, लिखना अभी छोड़ देना है, ठीक है। समझना है पहले। आपके पास एक टाइमलाइन है, मैसेज आया है किसमें, ग्रुप में आपके पास मैसेज आया है कि आपके जो चाहे कोई बच्चा स्कूल जा रहा है या कोई पेरेंट्स बन चुके हैं, जैसे मर्जी है जो मर्जी है, ठीक है। आपके पास भी छोटे भाई बहन होंगे, ठीक है, तो आप भी पेरेंट्स में काउंट होते हैं, उनके लिए आप बड़े हो तो आप भी जा सकते हैं। मीटिंग है स्कूल में, ठीक है, किसकी है, पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी गई है, ठीक है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी गई है और मीटिंग का जो टाइम आपको दिया गया है कि मीटिंग में आपने पहुंचना है कितने बजे, 10 बजे। इसके बाद आपकी मीटिंग होनी है, चाहे वो 12 बजे तक है, 1 बजे तक है, जब तक भी है डजंट मैटर। आपको टाइम दिया गया है कि मीटिंग आपकी कितने बजे होनी है, 10 बजे होनी है, ठीक है। आपके पास टाइम दिया गया कि मीटिंग 10 बजे होनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पेरेंट्स। तो पेरेंट्स ने क्या किया कि मीटिंग के टाइम पे आपके पहुंच गए 10 बजे। 10 बजे पहुंच चुके थे, ठीक है। आए और यहाँ कुछ भी नहीं था उस टाइम, पेरेंट्स आए, ना कोई टीचर थे ना कोई प्रिंसिपल थे, ठीक है। पीएन आपको मिला और पीएन ने बोला कि जी बुलाया 10 बजे है पर जो मीटिंग है वो 11 बजे से शुरू होनी है, ठीक है, 11 बजे से। तो इतना बेफालतू टाइम किसके पास होता है, किन्हीं के पास होता भी है, किन्हीं के पास नहीं भी होता है। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स 10 बजे आए हैं इनकी दो एक्सेप्शन बन जाती है। क्या बन जाती है, दो एक्सेप्शन, ठीक है। दो एक्सेप्शन कौन कौन सी बन जाती है, उसमें एक्सेप्शन नंबर आपकी है इफ दे went back to their home। और दूसरी एक्सेप्शन बन जाती है इफ दे waited, if they wait for the meeting। दो एक्सेप्शन है। क्या करेंगे पेरेंट्स, या तो वेट करेंगे और यहाँ या वहां से चले जाएंगे, क्योंकि कुछ एक बंदे ड्यूटी वाले होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी 1 घंटे की छुट्टी मांगी होगी कि 1 घंटा जाने दो जी, उसके बाद में वापिस आ जाऊंगा। और यहाँ पे ऑलरेडी बोला क्या है कि 10 बजे आप मीटिंग में पहुंच जाना
और यहाँ पे जब आए पियन से पता चला कि जी 10 बजे तो मीटिंग स्टार्ट होनी ही नहीं है, मीटिंग तो 11 बजे से स्टार्ट होनी है। तो वो पेरेंट्स क्या करेंगे कि कुछ एक तो सोचेंगे कि वेट कर लेते हैं, तो जो वेट कर लेते हैं करने बैठे हैं। और दूसरी एक्सेप्शन है कि कुछ सोचेंगे कि जब तो 11 बजे से मीटिंग शुरू होनी है, ऑलरेडी 1 घंटे की छुट्टी ली है, तो मेरे तो 2-3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, इस तरह से तो डांट पड़ेगी। तो वो क्या है, आएंगे और वापस चले जाएंगे। दो यहाँ पे एक्सेप्शन बन जाती है। तो कुछ एक पेरेंट्स ने क्या किया कि कुछ आए और वापस चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आए और वापस चले गए, उन्होंने काम कैसे कर दिया, फिनिश। कैसे कर दिया, इन्होंने काम को कर दिया फिनिश, जिसको हम फिनिश्ड एक्शन बोलते हैं। और इन्होंने क्या किया कि आए और वेट करने बैठ गए। इनका काम स्टार्ट तो हो चुका है, आ तो गए हैं, पर फिनिश तो नहीं हुआ ना। फिनिश के वेट में तो अभी बैठे हैं, चलेगा काम चलेगा काम चलेगा काम। तो इनका काम क्या फिनिश है, मुझे नहीं लगता काम फिनिश है। अभी तो वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब तक काम फिनिश होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला इनका जो काम है, इनका काम अनफिनिश्ड एक्शन में काउंट होगा। किस में होगा, अनफिनिश्ड एक्शन में। ठीक है, क्या ये फिनिश्ड एक्शन और अनफिनिश्ड एक्शन, इनसे हमारा लेना देना क्या है। बेटा ध्यान रखना है, आपको मैंने पहले भी बताया है, आज भी बता रही हूं कि जो फिनिश्ड एक्शन है वो किस में आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। अगर एक्शन आपका फिनिश्ड है तो आपको ध्यान रखना है कि टेंस कौन सा होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। नेक्स्ट, अगर वर्क आपका अनफिनिश्ड एक्शन में काउंट होता है तो अनफिनिश्ड एक्शन जो आपके हैं वो किस में आते हैं, आपको याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काउंट होते हैं। ध्यान रखना है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर बात करूं, आपने लिख लिया होगा शायद पीछे वाला नोटबुक में, तो उसमें आपका सब्जेक्ट प्लस, आपको पता है या तो हैज आएगा या हैव आएगा, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रहनी है, तो वो इस टेंस में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब किस तरह से, एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ इसके रिगार्डिंग कि कैसे बनेगा। जैसे पेरेंट्स went to their home। नंबर 2, ये वाला फिनिश्ड एक्शन दिखाएगा क्योंकि वो आए थे और चले गए। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते कि पेरेंट्स केम एंड वेंट टू देयर होम। समझ गए। और नेक्स्ट, अगर आपको इनका रिप्लाई लिखना है तो आपको आप क्या लिखेंगे, पेरेंट्स हैव वेटेड फॉर द मीटिंग। जब आपके पास दो ये वाले सेंटेंस है तो इन दो सेंटेंस से आप समझ गए होंगे कि कौन से आपके फिनिश्ड एक्शन में है, कौन से अनफिनिश्ड में है, कि कौन से पेरेंट्स वही वेट कर रहे हैं, कि कौन से पेरेंट्स वापस आ गए हैं। यहाँ से आपको पता लग रहा है कि पेरेंट्स ने अपना काम फिनिश कर दिया है, टाइम पे पहुंच गया था, उनका शुरू नहीं हुआ, तो इसकी हेडेक उनकी नहीं है, वो गए और वापस आ गए हैं। और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स गए हैं और अभी मीटिंग का वेट कर रहे हैं। उनका जो कार्य है शुरू तो हो चुका है बट खत्म नहीं हुआ है। तो आपको याद रखना है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो ऐसे कार्यों के लिए यूज होता है जो स्टार्ट तो हो गए हैं बट खत्म नहीं हुआ है। जो कार्य पास्ट में शुरू हुए हैं और जिनका इफेक्ट प्रेजेंट में भी अभी चालू है, ऐसे एक्शंस के लिए जो आपका टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। ये आपको दिमाग में रखना है। किसी भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकता है।
में भी आप सभी ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। तो ये तो मैं आपको पहले भी थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ, जिनके समझ में नहीं आया होगा उनको आज भी बता दिया है, ठीक है। अब आगे मैं इसका एक और इम्पोर्टेंट रूल बताती हूँ। ये तो आपको रटने पड़ेंगे, वर्ड है ना इसमें, तो इसमें तो आपको रटना भी थोड़ा बहुत पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ पास्ट टाइम, पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे अनफिनिश्ड एक्शन टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। यहाँ पे जो पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है वो आपके किस में आने हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आने हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो इधर मैं वर्ड लिखूंगी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आने हैं। और यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसिंग, जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होने हैं वो वाले वर्ड आने हैं। इनका आपने मोस्ट इंपोर्टेंट होके ध्यान रखना है कि जहां पे ये वाले वर्ड आए हैं वहां पे टेंस का रखना है ध्यान कि टेंस कौन सा आने वाला है। अब जैसे मैं इसकी बात करती हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो जैसे यहाँ पे यस्टरडे आता है, यहाँ पे द लास्ट डे आता है, और यहाँ पे आपका द अदर डे, ये भी आपका यहीं पे रहता है। लास्ट नाइट, लास्ट वीक, ठीक है। या लास्ट के रिगार्डिंग आपके पास कुछ और दिया हो, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर हो गया, ये सारे के सारे जो वर्ड है ये दिए गए हैं तो इसमें आते हैं। आपके पास दिया गया है इन 1990, या आपके पास दिया गया है इन अगस्त। ऐसे नहीं है कि अगस्त ही अगस्त दिया हो, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई भी आपके पास मंथ दिया गया है वो किस में आ जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रिगार्डिंग आ जाता है, आपको ये याद रखना है। और एक आपके पास वर्ड है एगो, ये कभी भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास हैज और हैव लगा है, बोथ की थर्ड फॉर्म लगी है, और इनमें से कोई सा भी आपके पास वर्ड आया है तो तुरंत पकड़ लेना कि यहाँ पे एरर है, गलती है, बिल्कुल गलत है टेंस। वहां पे आपका कौन सा आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए। और यहाँ से हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे कि इनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं जो आपके अनफिनिश्ड एक्शन के रिगार्डिंग रहते हैं। तो आपको याद रखना है सो फार, टिल, अनटिल, और आपके पास हो गया एवर, नेवर, ऑलवेज भी आता है इसमें। कुछ एक लिस्ट है ये वर्ड की, यट, ऑलरेडी हो गया, सिंस हो गया, फोर हो गया, दिस इज द लास्ट डे हो गया, दिस इज द लास्ट ईयर हो गया, ये आपको याद रखना है। दिस इज द लास्ट नहीं लिखना है आपने, दिस इज द फर्स्ट,
दिस इज द फर्स्ट टाइम, या आपके पास है दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, दिस इज द फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, जितने भी टाइम आपको दिया गया है, जब आपके पास सेंटेंस में कहीं ये वाली टर्म देखने को मिले, देखना कहीं कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज ना हुआ हो, वो किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये यूज होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कभी कभार सेवरल टाइम्स भी दिया जाता है, सेवरल टाइम्स, तो ये वाले वर्ड एक बिल्कुल रट्टा मार देना बेटा, इनको लर्न करना है, क्योंकि ये कभी कभार किस में दिए जाते हैं, इस वाले सेक्शन में या इस वाले सेक्शन में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें आगे आप थोड़े से वर्ड और लिखो, एक तो इसमें ऑफन लिखना है, एक ओकेजनली लिखना है, ओकेजनली, ओकेजनली वगैरह ये वाले वर्ड भी इसी में आते हैं, रिसेंटली भी आता है, रिसेंटली, ये वर्ड रहते हैं जो आपके प्रेजेंट। ध्यान रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस में आपको ये वाला वर्ड दिखे तो वहां पे कौन सा टेंस यूज होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होना चाहिए। और जब आपके पास ये वाले वर्ड यूज हो, ये वाले वर्ड यूज हो, तो वहां पे ध्यान रखना है कि आपके पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होना चाहिए। अब सिंस फोर इधर आ रहा है आपका, अगर सिंस फोर लगा हुआ है और उसके बाद आपकी ईयर आ जाती है, तो सिंस फोर किसका है, इसका, और खाली ईयर है, सिंस फोर नहीं है, खाली ईयर है, तो वो किसका है, इस वाले सेंटेंस का है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी सेंटेंस देती हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी आपको आप गलत ना चले जाएं। अभी मैंने आपके लिए एग्जांपल्स डालने हैं। आपने मैं भी इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब मैं इनको मिटा देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपके पास है, आई हैव मीट हर 1 hour ago। थोड़ा सा बेटा बीच में स्पेस छोड़ देना, इनको आपने आगे ठीक भी करने होंगे। ठीक है, मैन हैज reached on the moon in 1969। थर्ड एग्जाम्पल पे आप लेंगे, शी हैज लिविंग, हैज नहीं लिखना है, शी lived in Mumbai since 1990। फोर्थ एग्जाम्पल आपके पास है, डिड यू एवर
सी द ताजमहल। ठीक है, ये आपके पास 1 2 3 4 सेंटेंसेस मैंने दिए हैं। बीच में आपने स्पेस छोड़ना है। क्यों स्पेस छोड़ना है? क्योंकि अगर तो आपका सही है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका गलत है कोई सेंटेंस तो वहां पे एरर को सही करने के लिए हमें आगे उसे सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको देखने हैं, सबसे पहले वर्ड्स देखो, यहाँ पे जो मैंने आपको लिस्ट दी थी आपके पास लिखी हुई होगी। सबसे पहले है आई हैव मीट हर 1 आवर। अब यहाँ पे देखो, इनमें से तो मीट में से इनमें से तो आपको कोई वर्ड नहीं दिया गया था। एगो की अगर हम बात करें तो एगो आपके पास कोई वर्ड दिया गया था। अब ये नहीं मुझे पता कि वो किस में था, पास्ट इंडेफिनिट वाले सेक्शन में था या प्रेजेंट परफेक्ट वाले इधर साइड था। ठीक है, आपको याद रखना है कि किस वाले इसमें था। नेक्स्ट आपके पास है मैन हैज रीच्ड ऑन द मून इन 1990। ये आपके पास डेट दी गई है और डेट मैंने बोला था ये दोनों साइड आनी है, पर ये जो डेट है वो किस फॉर्म में इस साइड आ रही है, किस फॉर्म इस साइड वाली है, वो आपको पता करना है। नेक्स्ट है शी लिव्ड इन मुंबई सिंस 1990। अब आपको ये भी मैंने बताया है कि जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट वाले एक्शन है वो कैसे रहते हैं, वो ऐसे वाले एक्शन होते हैं जो शुरू तो हो चुके हैं पास्ट में, बट उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट टाइम में भी है, कहीं ना कहीं वो खत्म जरा भी नहीं हुए हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डिड यू एवर सी द ताज महल। ये डिड यू सी एवर एवर द ताज महल, ये डिड यू तो नहीं है, ये एवर, ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है। कौन से वाली साइड ये देखने को मिले था मुझे भी नहीं पता है। चलो ये वाला मैं सॉल्व करवा देती हूँ, इसके बाद 2 4 एग्जाम्पल मैं आपके होमवर्क के लिए भी छोड़ दूंगी। ठीक है, आपके पास फर्स्ट वाला है ये एगो, और मुझे जहां तक लगता है ये एगो हमने किस में पढ़ा था कि जब भी किसी सेंटेंस में एगो दिखेगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। तो आप इसको वेरीफाई करो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है। जिनको पास्ट का पता ही नहीं होगा उसमें अब तक क्या वो जरा भी नहीं समझेगा, बताया है स्टार्टिंग से वीडियोस को देखना है, लेक्चर 1 से देखना है। यहाँ पे लेक्चर भी शो कर देती हूँ कि कौन से नंबर की क्लास है ये। ठीक है, आई हैव मीट हर, यहाँ पे हैव है, मीट नहीं लिखना है, यहाँ पे मैट आना है, MET, थर्ड फॉर्म MET होती है। अगर आपके पास ये है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका हैव में है, और किस में हैव, किस में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में जाता है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। और इस वाले वर्ड की हम बात करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में जरा भी यूज नहीं होता है। किस में यूज होता है? पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। तो सेंटेंस गलत है ना, किस में ले जाना पड़ेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका हैव जरा भी नहीं आएगा, ये आपकी मीट मैट होती है, तो ये आपकी सेकंड फॉर्म है। आई मेट हर 1 आवर एगो। अब ये सेंटेंस आपका जरा भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही हो चुका है। ये पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में होना चाहिए था, जबकि गलत। नेक्स्ट, मैन हैज रीच्ड ऑन द मून इन 1969। आपको पता है 1969 में मून पे गया था आदमी, और यहाँ पे आपको देखना है कि अगर 1969 में गया था तो जा चुका है, वो खत्म है काम, वो फिनिश्ड एक्शन है। अगर फिनिश्ड एक्शन है तो किस में आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। हाँ, अगर ये होता कि धरती से वो जा चुका है, धरती से तो जा चुका है, चांद पे नहीं पहुंचा है, 1969 में यहां से निकला है और अभी भी वो, तो 1969 से 2024 तक तो पता भी नहीं उसका रहना था कि कहाँ चला गया। ठीक है, तो क्या था कि जो मून पे है वो पहुंच चुका था कब? 1969 में। यहां से गया, मून पे पहुंचा, काम खत्म। जहां पे काम खत्म वहां पे एक्शन फिनिश्ड। एक्शन फिनिश्ड है, कौन से टेंस में आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा तो बनाया हुआ सेंटेंस क्या आपके पास सही है? एक बार आप जरूर देखिए। जरा भी नहीं है, हैज आ रहा है, हैज तो जरा भी नहीं आएगा। किस में आएगा हैज? हैज तो परफेक्ट में आता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में बताया है, तो ये तो नहीं आएगा। हाँ, रीच्ड की हम बात करें तो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम टू सेम रहती है। तो यहाँ पे मैन रीच्ड ऑन द मून इन 1969। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। क्लियर? नेक्स्ट, शी लिव्ड इन मुंबई सिंस 1990। अब ये देखो, ये वाला सारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी आता है, और कहीं ना कहीं ये
परफेक्ट में भी घुस रहा है। अब ये नहीं पता कि इंडेफिनेट में आएगा कि परफेक्ट में आएगा। अब इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं कि कहाँ से ये सही होगा। शी लिव्ड इन मुंबई, और यहाँ पे आपका सिंस लगा है। सिंस और फोर जो आपका यूज होता है वो कौन से टेंस में यूज होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो आपके पास सिंस और फोर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर यूज होता है तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे आपका सिंस आया है, तो यहाँ से हमें क्या बनाना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, क्या ऑलरेडी है नहीं। शी हैज लिव्ड, समझ में आया, शी हैज लिव्ड। अब ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट में बन चुका है। अब यहाँ पे देखना है, डिड यू एवर सी द ताजमहल। मन कर रहा है कि आपके लिए छोड़ दूं, बहुत मन है कि आपके लिए छोड़ दूं इसको मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। जिसको नहीं समझ आएगा वो मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में बता देना। जिसको नहीं समझ आएगा उनको बता दूंगी। एक तो ये होमवर्क के लिए बचा, और 2-3 मैं आपको फिर से दे देती हूँ। किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। आपने लिख लिया होगा। अब 1 2 3 4 एग्जाम्पल आपको देती हूँ। लंबी काउंटिंग, 1 2 3 4 4 बोल देती डायरेक्ट तो। I asked the same question from you 4 times, but you did not answer me anytime। अब बोलेंगे कि जब खुद सॉल्व करना था तो इतने इतने से एग्जाम्पल डाले थे, जब हमारी बारी आई तो बहुत बड़े डाले थे। आपको पता है ना, बड़े एग्जाम्पल जो होते हैं उसमें एरर बहुत कॉमन सी होती है, जल्दी नजर आ जाती है। जो छोटा सा होता है ना, वो छोटा तो बॉम्ब भी होता है, फटता कैसे, बहुत ब्लास्ट होता है ना। सेम उसी केस में ये चीजें भी होती है। एग्जाम्पल नंबर 2, she did not come yet। Example number 3, they never use the dangerous things। And 4th one example is this is the first time I meet you। ये बेटा आप सभी का होमवर्क इसमें करना है आपने कि चेंज करने के लिए होगा तो चेंज कर देना, अगर नहीं चेंज करने के लिए होगा तो एक चीज है आपके पास, टिक द करेक्ट आंसर। समझ में आया? ये था आपका चैप्टर आज के लिए। इसके नेगेटिव की अगर बात करेंगे तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं समझ रही मैं, जरूरी कि आपको बताना जरूरी हो जाएगा। नेगेटिव की बात करूं, सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज है होगा, उसके बाद नॉट कर देना। इंटेरोगेटिव के लिए हैज और हैव को पहले कर देना और बाकी सारा का सारा पीछे चला जाएगा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए हैज हैव को पहले करना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कल मैं आपको पास्ट परफेक्ट पढ़ाऊंगी। सॉरी, ये आपका आज यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास।
और आगे आपसे उम्मीद है कि सारे के सारे बच्चे इनका आंसर करेंगे। मैंने बोला था कि मैं क्लासेस को बंद कर दूंगी, तो काफी सारे बच्चों ने कमेंट्स किए थे मेरे को व्हाट्सएप पे भी कि मैम प्लीज क्लासेस को बंद नहीं करना, हमें बहुत अच्छी लग रही है। चलो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जहां तक पॉसिबल हो सके वहां तक मैं कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल।